ने सुबह से सुना होगा कि ट्विटर ने हमारे आरएसएस के 4 बड़े शीर्ष बड़े अधिकारियों का जो अकाउंट था उसको ब्लू टिक हटा दिया। इतनी एक प्राइवेट कंपनी की हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो भारत में रह के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आरएसएस के 4 लोगों का ट्विटर अकाउंट ब्लू टिक हटा दे। इसका मतलब उसको हमारे कानूनों का पिलपिलापन पता है। इसका मतलब ट्विटर जानता है कि मैं कुछ भी कर लूं, भारत के पास ऐसे कानून नहीं है कि हमें वो कुछ कर सके। ट्विटर के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको पता है कि भारत के पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि मैं जिसको मन चाहूं वेरीफाई दूं, जिसको मन चाहूं वेरीफाई न दूं, जिसको मैं मन चाहूं ब्लू टिक हटा लूं, जिसको मन चाहूं ब्लू टिक दे दूं। उसको पता ही है कि इनके पास घटिया कानून है। जो इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि भारत के कानून घटिया हैं, आज उसको ट्विटर ने भी वेरीफाई किया है। नहीं तो ट्विटर की क्या औकात कि वो भागवत जी का भी अकाउंट ब्लू टिक हटा ले, माननीय अरुण कुमार जी का ब्लू टिक हटा ले, माननीय सुरेश सोनी जी का ब्लू टिक हटा ले, माननीय भैया जी जोशी का ब्लू टिक हटा ले। है किसी की हिम्मत? आज उस ट्विटर ने पूरे देश को यह बता दिया कि भारत के कानून कितनी घटिया है। हम यहां बैठ के दादागिरी कर सकते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सिचुएशन है। इस देश में 600 साल मुगलों ने राज किया और 600 साल में मुगलों ने जितना लूटा था उतना ही 200 साल में यहां पे अंग्रेजों ने लूटा। जितना 600 साल में मुगलों ने लूटा था उतना 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, और जितना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा उतना हमारे सफेद पोश नेताओं और नौकरशाहों ने 50 साल में लूट लिया। तो मुगलों की 600 साल की लूट, अंग्रेजों की 200 साल की लूट और हमारे नेताओं और नौकरशाहों की 50 साल की लूट बराबर है। आज वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आज आप लोग सुबह से देख रहे होंगे विश्व पर्यावरण, सारे नेता, सांसद, विधायक, ये वो सब विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, आओ हम मिलकर ये करें। कहां से पेड़ लगाओगे भैया? तुम्हारे पास जगह है क्या जो पेड़ लगा लोगे? एक चीन का 1/3 क्षेत्रफल है हमारा, अमेरिका का 1/3 हमारे पास जगह है, अमेरिका चीन का 1/3 जगह है हमारे पास, रूस का तो 1/5वां भाग है, कनाडा का एरिया भी हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ब्राजील भी हमसे 2 गुना ज्यादा है। और हम कह रहे हैं आओ मिलके पेड़ लगाएं, आओ मिलके पेड़ लगाएं। मैं सुबह से ही नोटिस कर रहा था कि हो सकता है कोई एक सांसद, एक मंत्री, एक विधायक इस बात को बोले कि भैया अगर वास्तव में जल, जंगल, जमीन बचाना है तो जनसंख्या विस्फोट रोकना पड़ेगा। वास्तव में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को अगर हमें कम करना है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण को, तो हमें जनसंख्या विस्फोट रोकना पड़ेगा। ये मैं सोच रहा था, मैंने बहुत लोगों को देखा, किसी ने नहीं कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में कड़वा सच बोलने से इतना लोग घबरा क्यों रहे हैं? क्यों लोग मीठा झूठ परोस रहे हैं? मीठा झूठ परोसते परोसते हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। मीठा झूठ परोसते परोसते हमारी ये स्थिति आ चुकी है कि आज की रेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का मतलब 80 करोड़ लोग यहां पे बीपीएल है, 80 करोड़ लोग गरीब है। और उसके बाद भी ये कड़वी सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं कि जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा तब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा तब तक हमारे पास जल नहीं, ना तो पानी बचेगा, ना हमारा जमीन बचेगा, ना हमारा जंगल बचेगा। अच्छा, सबसे बात ये,
कांग्रेस वाले ना बोले समझ में आता है वो सेकुलर है, वामपंथी ना बोले समझ में आता है वो जनसंख्या विस्फोट की बात ना करे, सपा बसपा वाले ना बोले तब भी समझ में आता है ठीक है उनका अलग एजेंडा है, उनको अपना तुष्टीकरण चलाना है। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले भी ये कहने में डर रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कि पर्यावरण तभी सुरक्षित रहेगा जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, पानी तभी बचेगा जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। हमारे ये नेता, हमारे अभिनेता, हमारे लेखक, ये हमारे बुद्धिजीवी ये कहने से डर क्यों रहे हैं कि हमारे पास दुनिया का मात्र 2% जमीन है? कहां पेड़ लगाओगे आप? दुनिया की 2% जमीन है और दुनिया की 20% जनसंख्या है, तो पेड़ लगाओगे कहां से भाई? दुनिया का मात्र 4% पानी है और दुनिया की 20% जनसंख्या है, कहां से ले आओगे पानी? और पानी जब कम होगा तो लोग मजबूरी में गंदा पानी पिएंगे। आखिर दिल्ली गंदा पानी पी रही है ना, हरिद्वार वाला जो गंगा नहर वाला पानी आ रहा है, दिल्ली के नीचे जमीन में पानी बचा नहीं, एनसीआर में पानी बचा नहीं। इसके बाद भी लोग ये कहने में डर रहे कि हाँ बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है हमारे सामने, पानी की समस्या आ चुकी है, हवा की समस्या आ चुकी है। जब जमीन ही हमारे पास 2% है, जनसंख्या हमारी 20% हो गई, पेड़ लगाओगे कहां पे? आज आखिर दिल्ली के लोग हरिद्वार का जो गंगा नहर का पानी पीने के लिए क्यों मजबूर है? आखिर नीचे तो पानी बचा ही नहीं ना। अरे गंगा नहर वाला पानी पिएंगे तो इसको कितना भी फिल्टर कर लीजिए, प्योर पानी तो मिलेगा नहीं। साथियों, इस देश की दो ही समस्या है, एक है करप्शन, एक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन इसको लोग बोलने के पहले डर रहे हैं। न हमारे मीडिया बोलने के लिए तैयार है इस पे, न सांसद बोलने के लिए तैयार है, न विधायक बोलने के लिए तैयार है, न नेता बोलने के लिए तैयार है, न अभिनेता बोलने के लिए तैयार है, न लेखक बोलने के लिए तैयार है, न बुद्धिजीवी बोलने के लिए तैयार है। समझ में नहीं आ रहा है किस बात का डर उनको लगा हुआ है, कौन बुरा मान जाएगा। अरे जो सही बात को बुरा मान जाएगा वो सही आदमी हो ही नहीं सकता। सही बात लाख कड़वी हो, लेकिन अगर सही बात को, सत्य, जो चीज सत्य है उसको अगर लोग सुनने के बाद नाराज हो रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती का लिए करना, फिर वो आपके किसी काम नहीं आने वाले। इसलिए साथियों, आज से हमने तय किया है कि हम प्रतिदिन रात 8 बजे आपसे फेसबुक पे मिलेंगे। अगर किसी दिन बहुत जरूरी हुआ, मान लीजिए पुष्पेंद्र जी ने दोबारा बुला लिया या किसी और यूट्यूब चैनल ने बुला लिया, तो हम ऐसे उन लोगों से भी यही कहेंगे कि वो लोग भी रात को 8 बजे कार्यक्रम रखें। तो 8 बजे हम या तो यहां फेसबुक पे रहेंगे, और फेसबुक पे नहीं मिलेंगे तो किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, लेकिन हम अपने एजेंडे की बात करेंगे, हम सच बोलेंगे, हम कड़वा सच बोलेंगे। जितना हमें राजनीतिक नुकसान होना है हो जाए, हमें मंजूर है। और राजनीतिक नुकसान मुझे हो भी रहा है, ऐसा नहीं। आप लोग ये नेता कड़वी बात बोलने से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, और ये फैक्ट है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कड़वी बात बोलने से कितना नुकसान होता है, वो मैं खुद भी देख रहा हूं। आज अभी हम लोग फिर ऐसी बात करते हैं कि चूंकि हमारे पास 2 महीने का समय है, आज से पर डे हम संविधान के किसी एक आर्टिकल की बात करेंगे जिसको आज तक लागू नहीं किया गया है, और एक तरफ से शुरू करते हैं। आज हम उठाते हैं आर्टिकल 16 को, 14, 15, 16 को उठाते हैं। फंडामेंटल राइट पहला है आर्टिकल 14, जो कहता है इस देश में सब लोग समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है, यहां आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा है आर्टिकल 16 ये कहता है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो नौकरियों में सबको समान अवसर उपलब्ध कराए। ये आर्टिकल 16 कहता है। अभी अगले 15 मिनट के अंदर हम आप लोगों से आर्टिकल 16 पे चर्चा करेंगे।
कि आर्टिकल 16 वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा है और सरकारों ने क्या किया है, और यह आर्टिकल 16 वास्तव में कैसे लागू होगा, हम इस पर चर्चा करें। आर्टिकल 16 यह कहता है कि सब लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मेडिकल का नीट का एग्जाम हो तो लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आईएएस का एक एग्जाम हो तो लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 का मतलब यह हुआ कि बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो एलएलबी का एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो, नौकरी का एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक सबको, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यह कहता है हमारा आर्टिकल 16। अब आज आप लोग खुद सोचिए कि क्या आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? जो जेई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, जो आईआईटी और एनआईटी में बच्चों का एडमिशन होता है 12वीं के बाद, क्या उसमें सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या उसमें मायावती जी के भतीजे को और मायावती जी के यहां जो ड्राइवर है उसके बेटे को बराबर अवसर मिल रहा है? क्या उसमें लद्दाख और लक्षद्वीप के बच्चे को बराबर अवसर मिल रहा है? क्या उसमें कच्छ और कामरूप, कामरूप का मतलब असम का गुवाहाटी और कच्छ का मतलब गुजरात का जो बॉर्डर के एरिया, तो कच्छ से कामरूप का मतलब आपका हो गया पूरब से पश्चिम, और लद्दाख से लक्षद्वीप मतलब उत्तर से दक्षिण। तो जो ये लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक, क्या इंजीनियरिंग के एग्जाम में सबको समान अवसर मिल रहा है? मेरे समझ से नहीं मिल रहा है। क्या नीट में सबको समान अवसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका पेपर एक है। जेई का एक ही एंट्रेंस एग्जाम है, एक ही पेपर है। ऐसा नहीं कि उसके अलग अलग पेपर है। नीट का आपका एक पेपर है, रेलवे का आपका एक पेपर होता है, बैंक का आपका एक पेपर होता है, आईएएस का आपका एक पेपर होता है, एनडीए में आपका एक पेपर होता है। जब सारे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, उनका पेपर एक हो रहा है, लेकिन बच्चा एक किताब तो पढ़ नहीं रहा। गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बीपीएल कहते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, और एलिट क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मिडिल क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, हायर इनकम ग्रुप का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मदरसे का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मुस्लिम का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, पारसी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। कॉन्वेंट स्कूल अपनी एक अलग दुनिया चला रहे हैं, जो मिशनरीज के स्कूल है। तो जब एग्जाम हो रहा है 12वीं के बाद, तो सबको समान अवसर कहां मिल रहा है उसमें? भाई पेपर एक आएगा, या तो आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे आएगा, या सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे आएगा, या यूपी बोर्ड के पैटर्न पे आएगा, या बिहार बोर्ड के पैटर्न पे आएगा। हालांकि चूंकि एग्जाम सेंट्रल एजेंसी करा रही है, सेंट्रल लेवल पे होता है, तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के पैटर्न पे पेपर सेट करेंगे नहीं। वो पेपर सेट करेंगे सीबीएसई, आईसीएसई के बोर्ड पे। देखा यह गया है कि जनरली लोग आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे पेपर सेट करते हैं। तो जब आईसीएसई बोर्ड के पेपर में पैटर्न सेट हो रहा है, या सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पैटर्न सेट हो रहा है, आईसीएसई बोर्ड वाले को तो बराबर जो समान अवसर की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो तो नहीं मिलेगी। यूपी बोर्ड के तो बिल्कुल अलग उसका सिलेबस है, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिहार बोर्ड वाले को अलग उसका सिलेबस चल रहा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बंगाल बोर्ड वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। गुजरात बोर्ड वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसका तरीका क्या है? तरीका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी होगा जब सबका सिलेबस इक्वल होगा, जब सबका करिकुलम इक्वल होगा। 12वीं तक
वन नेशन वन एजुकेशन जब होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, तब जाके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं नहीं चल रहा है, केवल भारत में हो रहा है, हम भारत में एक नई बात कह रहे हैं ना। चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, यूएस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, यूके में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बड़ा सिंपल सा है भाई। अभी वन नेशन वन टैक्स लागू है ना, जीएसटी। जीएसटी कैसे, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? एक जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है, और सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर उसके जो है मेंबर है। अगर उसी पैटर्न पे एक हम एजुकेशन काउंसिल बना दें नेशनल लेवल पे, जैसे जीएसटी काउंसिल है ऐसे नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना दें, सेंटर के एचआरडी मिनिस्टर उसके चेयरमैन हो जाए, सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हो जाए। जैसे जीएसटी काउंसिल के हर 3 महीने में बैठक होती है, ऐसे फाइनेंस एजुकेशन काउंसिल के हर 3 महीने में बैठक हो, और बैठ के तय कर ले कि सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या अच्छी बातें पढ़ाई जा रही हैं, उसको ले ले। आईसीएसई बोर्ड में क्या क्या अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है, उसको भी ले ले। यूपी बोर्ड कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, उसको ले ले। बिहार बोर्ड कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, उसको ले ले। केरल का बोर्ड कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, उसको भी ले ले। और सब लेके इंग्लिश का एक किताब छाप दे, हिंदी की एक किताब छाप दे। ये तो हो सकता है भाई। इंग्लिश की किताब तो आपको लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक करने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की किताब पूरे देश की एक हो सकती है, मैथ की किताब पूरे देश की एक हो सकती है, फिजिक्स की किताब आपकी 12वीं तक पूरे देश की एक हो सकती है, केमिस्ट्री की किताब पूरे देश में 12वीं तक एक हो सकती है, बायोलॉजी की किताब आपकी पूरे देश में एक हो सकती है, बॉटनी की किताब पूरे देश में एक हो सकती है। चलो माना हिस्ट्री थोड़ी अलग अलग होती है, स्टेट की हिस्ट्री अलग होती है, तो ठीक है, आप किताब छाप दीजिए कि भाई 70% तो ये हिस्ट्री है जो सबको पढ़ाना है, और बाकी के 30% राज्य अपने अपने हिसाब से उसमें 4 चैप्टर 5 चैप्टर और जोड़ लें अपने तरीके से, या इस राज्य वाले एक पतली सी सप्लीमेंट्री, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे सप्लीमेंट्री आती थी, किताब आती थी, तो वैसे आप हिस्ट्री किताब एक कॉमन बना दीजिए पूरे देश के लिए, और एक उसकी सप्लीमेंट्री हिस्ट्री हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने छाप लेगा, और बच्चे वहां की हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो आपका 90% सिलेबस पूरे देश का कॉमन हो सकता है, यानी वन नेशन वन एजुकेशन लागू किया जा सकता है। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही वेंकट चलैया कमीशन जो अटल जी ने बनाया था 1999 में, उसने भी यही रिकमेंड किया है। चाइना जैसे जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, वहां पे भी ये लागू है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है बड़ा, वहां पे भी लागू है। तो ये असंभव नहीं है, ये बड़ा संभव है। और जब तक इस देश में वन नेशन वन सिलेबस नहीं होगा, तब तक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है? किया इसलिए नहीं जा रहा है, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, इस देश में अगर कोई काम अच्छा जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो आप ये तय मानिए कि उसके पीछे पैसा है। कोई काम जो नहीं होना चाहिए अगर वो हो रहा है, तो समझिए उसके पीछे भी पैसा है। जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार। ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, इसको समझिए। वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब कि एक किताब छपेगी, पूरे देश में चलेगी। जब पूरे देश में चलेगी तो वो किताब तो सरकारी हो गई, एनसीईआरटी को छापना पड़ेगा। जब एनसीईआरटी वो किताब छाप देगी, तो जो इतने सारे यहां पे बुक माफिया हैं, किताब माफिया हैं, जो 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेच रहे हैं,
उनकी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए जो ये किताब माफिया है ये बहुत पावरफुल है और इनकी साठगांठ होती है। शिक्षा मंत्रियों से इनकी साठगांठ है, सरकारों से इनकी साठगांठ है, पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ी फंडिंग देते हैं ये कि कुछ भी करना, वन नेशन वन बुक मत लागू करना। इसलिए भाषणबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन वन नेशन वन सिलेबस की कोई मांग नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड मर्ज हो जाएगा, वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा, तो ये जो एजुकेशन बोर्ड के नाम पे दुकानदारी चल रही है, आईसीएसई बोर्ड वाला कह रहा हमारा सिलेबस ज्यादा अच्छा, सीबीएसई बोर्ड वाला कह रहा हमारा सिलेबस अच्छा, आईसीएसई बोर्ड में भी क्या हो रखा है, जो 1000 रुपए फीस लेता है वो अलग किताब चला रहा है, तो वो अलग दुनिया में अपना चला रहा है। सीबीएसई बोर्ड से जो डीपीएस जैसे स्कूल है, सिटी माउंटेसरी जैसे स्कूल है, जो बड़े स्कूल है, जो 10,000 रुपए फीस लेते हैं, वो अलग दुनिया चला रहे। वो बड़ी फंडिंग भी करते हैं, विधायकों को फंडिंग करते हैं, सांसदों को फंडिंग करते हैं, शिक्षा मंत्रियों को फंडिंग करते हैं, सबको फंडिंग करते हो। नहीं तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वही आ गई जो मैं आपसे पहले कह रहा था। इस देश में अगर कुछ भी काम जो नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि सांसदों, विधायकों और पॉलिटिकल पार्टियों को उससे पैसा मिल रहा है। और जो चीज होना चाहिए अगर वो भी नहीं हो रहा है, तो ये भी मान के चलिए कहीं न कहीं किसी माफिया का दबाव है। तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू होने से एजुकेशन माफियाओं की दुकान बंद हो जाएगी। जो 10,000 रुपए फीस ले रहे हैं वो मजबूर हो जाएंगे 1000 रुपए फीस लेने में। इसलिए वो नहीं चाहते कि यहां पे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग है, हर एक स्टेट में जो राजधानी होती है वहां हाई फाई कोचिंग होती है। लखनऊ में बहुत सारी कोचिंग है इंजीनियरिंग मेडिकल की, पटना में भी इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग है, राजस्थान के कोटा में दुनिया भर की कोचिंग है, दिल्ली में भी कोचिंग है। आप जरा सोचना, अगर ये पूरे देश का सिलेबस एक हो जाए और उसी सिलेबस से ही इंजीनियरिंग का एग्जाम हो और मेडिकल का एग्जाम हो, तो आदमी यहां कोचिंग पे अपने बच्चों क्यों भेजेगा? क्योंकि कोचिंग वाले तो वही उनको पता है क्या पढ़ाना है, और जो वो पता है वो क्या आने वाला है। अगर वही बात सिलेबस में सबके कॉमन हो जाए कि भाई वन नेशन वन सिलेबस होगा और जो सिलेबस है बस इसी में से पूछा जाएगा। जेई और जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है 12वीं के बाद उसी सिलेबस से पूछा जाएगा, तो कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद हो जाएगी। ये जो इंजीनियरिंग कराने के नाम पे और मेडिकल की कोचिंग कराने पे 3-3, 4-4 लाख रुपए साल का ले रहे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वन नेशन वन सिलेबस लागू होने से जो स्कूल माफिया है, महंगे महंगे स्कूल खोल के बैठे हैं, उनको नुकसान होगा। कोचिंग माफियाओं का नुकसान होगा जो 2-2, 3-3 लाख रुपए कोचिंग ले रहे। किताब माफियाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा जो 50 रुपए से या 60 रुपए की किताब 500 रुपए, 800 रुपए में बेच रहे हैं। ये 3 लोग हैं, ये 3 तरीके के माफिया हैं, एजुकेशन माफिया, स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और बुक माफिया। ये 4 माफिया हैं जो नहीं चाहते इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन यानी वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो, जबकि हमारा संविधान कहता है कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। चूंकि आम जनता में इसकी जागरूकता कम है, इसलिए आम जनता इस पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। छोटी छोटी बात पे धरना प्रदर्शन करने वाले विधायक, सांसद कभी वन नेशन वन एजुकेशन के लिए कभी धरना प्रदर्शन करते नहीं। बाकी और छोड़िए वन नेशन वन एजुकेशन, आपने किसी विधायक को अपने विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए भी धरना करते हुए नहीं देखा होगा। छोटी छोटी बात पे धरना देने वाले विधायक कभी अपने विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कभी धरना देते सुना आपने? कि वो धरना दे रहे हो, कहा भाई हमारे विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय खुलवाओ। 70-71 साल बीत गए। अगर हमने हर साल अगर 100 केंद्रीय विद्यालय खोले होते, तो आज की डेट में हमारे पास 7,000 केंद्रीय विद्यालय होते। 7,000 केंद्रीय विद्यालय का मतलब हर तहसील में, हर विधानसभा में 1 या 2 केंद्रीय विद्यालय खुल गए होते।
भाई टोटल 4000 यहां विधानसभाएं हैं पूरे देश में। अगर हमने हर साल मात्र 100 केंद्रीय विद्यालय खोला होता तो आज पूरे भारत में 7000 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय खुल गए होते। आज हमारे भारत में टोटल 1200 केंद्रीय विद्यालय हैं बस। और छोटी छोटी बात पे तू मैं नूरा कुश्ती करने वाले ये विधायक कभी भी केंद्रीय विद्यालय के लिए कभी धरने पर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उनका खुद का स्कूल उसी विधानसभा में कोई होता है। अगर उनके नाम पे भी नहीं तो उनके साले के नाम पे या उनके साढ़ू के नाम पे या उनके बहनोई के नाम पे या जो भी है, अगर किसी और के नाम पे है तो उनका पैसा लगा होता है। जब वो केंद्रीय विद्यालय आएगा तो वहां पे एक प्राइवेट स्कूल जो महंगी फीस ले रहा होगा वो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय नहीं हो पा रहा। अगर ये संविधान जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इसको प्राइमरी के सिलेबस में 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा दिया जाता तो ये बात जो आज मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है लोग खुद ही मांगना शुरू करते। भाई संविधान का आर्टिकल 16 समान अवसर की बात करता है, समान शिक्षा के बिना समान अवसर आएगा नहीं, इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन लागू करो। तो हमारे क्या किया, बड़े चालाकी से संविधान को हमारे सिलेबस में नहीं डाला। जब न पढ़ोगे न मांग करोगे। भाई पढ़ लोगे तो मांग करोगे, हम तुम्हें संविधान पढ़ाएंगे नहीं, जाओ। यह तरीका है, यह कारण है। तो अगर वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो पा रहा है तो इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। मैं शुरू से आपसे कह रहा था, इस देश में दो ही प्रॉब्लम है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं हो रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं लागू हो रहा है, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं हो रहा है, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक एजुकेशन बोर्ड, एक देश एक किताब, तो उसका मूल कारण है करप्शन। जो स्कूल माफिया बड़े पैमाने पे हमारे सांसदों, विधायकों और राजनीतिक पार्टियों को देते हैं पैसा। कोचिंग माफिया बड़े पैमाने पे सांसदों, विधायकों और पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। और ये किताब माफिया जो किताब छापते हैं 50 रुपए वाली किताब 800-900 रुपए में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की जनता एक महीने मौज मस्ती करने कहीं घूमने चली जाएगी, 10 दिन 15 दिन के लिए शिमला मसूरी भी चले आएंगे जो थोड़ा संपन्न टाइप के लोग हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए घर से निकल के कभी इन मामलों पे धरने देने के लिए नहीं बैठेंगे। ये इसलिए लागू नहीं हो रहा है भारत में क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र होता तो संविधान 100% लागू हो चुका होता। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, लेकिन 100% संविधान लागू नहीं हुआ। 20% संविधान अभी बचा हुआ है। वो 20% क्या बचा हुआ है वो पर डे मैं आपसे एक आर्टिकल की बात करूंगा। अगले 8 अगस्त तक लगातार मैं आपसे पर डे एक एक आर्टिकल की बात करूंगा कि वो 20% क्या है। फिर आप भी समझेंगे कि यार, आप खुद कहेंगे अच्छा ये संविधान में था तो लागू क्यों नहीं किया। अरे लागू इसलिए नहीं किया कि उसको लागू करने से फाइनेंशियल लॉस होता, पॉलिटिकल पार्टियों को फाइनेंशियल लॉस होता, सांसद जी को चंदा नहीं मिलता, सांसद जी को पैसा नहीं मिलता, विधायक जी को पैसा नहीं मिलता। और नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं मेरी बात पे, आज आप लोग एक अपने अपने सांसद के पास जाइए, उनको बोलिए काम करो भैया जरा आप वन नेशन वन एजुकेशन की एक चिट्ठी लिखो केंद्र सरकार को, आप हमारे विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए चिट्ठी लिखो। एक बार चिट्ठी लिखवा के आप दिखाओ। नहीं चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिख भी देंगे तो आप कहोगे चलो चलो जी विधायक जी आप भी धरने बैठो, हम आपके साथ धरने बैठ रहे हैं। नहीं बैठेंगे वो धरने पे। ये देश नूरा कुश्ती की वजह से बर्बाद हुआ है। ये देश मीठे झूठ की वजह से बर्बाद हुआ है। ये देश केवल आरोप प्रत्यारोप तू मैं की वजह से बर्बाद हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए नहीं पढ़ाया गया हमारे बच्चों को क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो कहते आर्टिकल 370 तो टेम्परेरी आर्टिकल, इसको खत्म करो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते तो भाई प्रीत सिंह बहुत पहले ही कह देते समान शिक्षा लागू करो। इतना थोड़ी इंतजार करने वाले थे, बहुत पहले कह दिए होते किसी भी समान शिक्षा लागू करो। आर्टिकल 16 तो यही कह रहा है। जब आर्टिकल 14 कहता है सब समान, आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, तो तुम दे कहां है सबको समान अवसर। और बड़ा आसान है,
भाई बिहार का बच्चा हिंदी में पढ़े, बंगाल का बच्चा बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़े, गुजरात का बच्चा गुजराती में पढ़े, सब अपनी अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़े, लेकिन सिलेबस एक हो। यूपी में जो किताब हिंदी में हो, गुजरात में वही किताब गुजराती में हो, सिलेबस वही हो। बंगाल में जो किताब बंगाली में हो, तमिलनाडु में वही किताब तमिल में हो, लेकिन सिलेबस वही हो। ये बड़ा आसान है, बहुत आसानी संभव है, लेकिन लागू नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो काम होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए ऐसा नहीं हमारे सांसदों विधायकों को पता नहीं क्या काम करना क्या नहीं, उनको सब पता है क्या करना क्या नहीं करना, वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। और यही कारण है कि आपने देखा ही होगा, एक बार आदमी सांसद बनता है, एक बार विधायक बनता है, मालामाल हो जाता है। सांसद विधायक बनने के पहले उसके पास छोटी सी आल्टो भी नहीं होती है या वैगनार होती है। सांसद विधायक बनते, आजकल तो प्रधान बनने के बाद लोग सफारी से चलने लगते हैं, पार्षद बनने के बाद जो है लोग फॉर्च्यूनर से चलने लगते हैं। सांसद विधायक की बहुत बहुत आगे की बात। तो मेरा आप सबसे आग्रह यह है, 2-3, कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, इस देश में एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, इस देश में सब अपने अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़े, इस देश के प्रत्येक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, यह भी हमारी मांग है। हम 8 अगस्त को जब बैठेंगे जंतर मंतर पे, तो सबसे पहले 8 अगस्त को सुबह 10 बजे हम पहले 1947 से पहले के कानूनों को जलाएंगे। आंदोलन की शुरुआत हम अंग्रेजी कानूनों को जला के करेंगे। अंग्रेजी कानून हम 8 अगस्त को इसलिए जला रहे हैं कि 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून बचे हुए हैं। तो हमारा 8 अगस्त को उन अंग्रेजी कानूनों को हम जलाएंगे। ये अंग्रेजी कानून जाएं, इनकी जगह स्वदेशी कानून आए। कितने लोग हमारे राजीव दीक्षित जी स्वदेशी कहते कहते बेचारे चले गए, आज तक स्वदेशी नहीं हुआ ना। स्वदेशी कानून बहुत जरूरी है। जब तक स्वदेशी विचार नहीं होगा तब तक स्वदेशी कानून नहीं होगा, और जब तक स्वदेशी कानून नहीं होगा तब तक स्वदेशी विचार नहीं आएगा। ये एक दूसरे के पहलू हैं। इस देश में स्वदेशी, और बहुत बहुत आसान है लागू करना। भाई इस देश में 1000 के आसपास जज हैं रिटायर होकर बैठे हुए, 1000 के आसपास आईएएस रिटायर होकर बैठे, 1000 के आसपास आईपीएस रिटायर होकर बैठे हैं, प्रोफेसर रिटायर होकर बैठे हुए हैं, हमारे जैसे वकील भी फ्री में सर्विस देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग फील्ड के, इंजीनियरिंग फील्ड के, मेडिकल फील्ड के, सब हैं बैठे हुए। 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, बेचारे पार्क में घूमते, यहां जाते वहां जाते। अगर सरकार उनको काम दे दे तो ये सारे अंग्रेजी कानून अब तक सब बदल गए होते, लेकिन बदलवाना नहीं है। वो बड़े काम का है उनके अंग्रेजी कानून, वो हम किसी और दिन बात करेंगे आपसे, नहीं तो लंबा हो जाएगा विषय। आज हम केवल आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। आग्रह केवल इतना है, 8 अगस्त की बात अभी से आप लोग 1 हफ्ते के लिए अपना छुट्टी बुक कर लीजिए, 8 अगस्त से 15 अगस्त के लिए। बारिश आए, तूफान आए, ओले पड़े, पत्थर पड़े, 8 अगस्त को हम लोग जंतर मंतर पे बैठेंगे। 8 अगस्त को हम अंग्रेजी कानूनों की होली जलाएंगे। 8 अगस्त से हम 5 कानूनों की मांग के लिए बैठेंगे, और उसमें पहला कानून है समान शिक्षा, जो आर्टिकल 16 कहता है, जिसकी हमने आज चर्चा किया। समान शिक्षा का मतलब एक देश एक शिक्षा हो, एक देश एक सिलेबस हो, एक देश एक किताब हो। किताब अपने अपने माध्यम में हो, बंगाल में बंगाली में हो, महाराष्ट्र मराठी में हो, गुजरात गुजराती में हो, सिलेबस एक होना चाहिए, वो एनसीईआरटी छापे। और प्रत्येक विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय हो। अभी मैं प्रत्येक ब्लॉक में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में करने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा और करना पड़ेगा। सरकार कहेगी हम इतना, हम प्रत्येक विधानसभा की बात कर रहे हैं। और प्रत्येक विधानसभा इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायकों का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। अब ये देखना है कि जब हम ये मांग करने बैठेंगे हर विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोलो, तो देखते हैं कितने विधायकों का हमें समर्थन मिलता है। इन विधायकों का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा, कितने विधायक सामने आके कहते हैं कि हाँ हमारी विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय खोलो। तो साथियों 8 अगस्त को याद रखिएगा। दूसरा,
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने फेसबुक को बूस्ट कर सकूं। मैं आज भी 2007 मॉडल की वैगनार से चलता हूं। 14.5 साल हो गए वैगनार को। 2007 में मैंने लिया था। पेट्रोल महंगा है इसलिए मैंने सीएनजी डलवा के चलता हूं, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, चाहता हूं कि यह व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। आएंगे, हम सब पे बात करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 25 की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन एक दिन में ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आज हम केवल आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। कल हम आपसे एक नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, एक सीरियल में ही चलेंगे। 16 की बात करेंगे, फिर 19 की बात करेंगे, फिर आर्टिकल 21 की बात करेंगे, आर्टिकल 25 धर्मांतरण की बात भी करेंगे, आर्टिकल 30 की बात करेंगे, जो मदरसे चल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और वास्तव में क्या चल रहा है। फिर आर्टिकल 44 की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, आर्टिकल 47 की बात करेंगे जो भारत को नशाबंदी शराबबंदी की बात करता है, आर्टिकल 48 की बात करेंगे जो गौहत्या पर प्रतिबंध की बात करता है, आर्टिकल 312 की बात करेंगे जो जुडिशियल रिफॉर्म इंडियन जुडिशियल सर्विस की बात करता है, आर्टिकल 351 की बात करेंगे जो कहता है संस्कृत मैंडेटरी होना चाहिए। सब करेंगे, एक एक करके करेंगे। आग्रह केवल इतना है, आप सब लोग 4:30 आज ही से शुरू कर दीजिए, टारगेट ले लीजिए। आज 5 जून हो चुका है, 30 जून तक सबके 4,500 या 4600 या 4700 या 4800 कम से कम 4,500 फेसबुक फ्रेंड सबके होने चाहिए, जिससे हम जो बात डालें वही सबके जब जाना शुरू होगा फेसबुक पे, वही एक व्यक्ति जब कोई कहीं कुछ खोले उसमें हमारी बात नजर आएगी। तो इसलिए सब लोग 4,500 फेसबुक फ्रेंड बना ले। आप लोग अगर उचित समझे तो मैं आग्रह करूंगा कि अपने फेसबुक से जाके जब आपके 4,500 हो जा रहे हैं तो मेरे पेज पे उनको इनवाइट भी कर दीजिए। अगर उसमें कुछ लोग सीधे भी आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जब रात को 8 बजे हम बातचीत शुरू करेंगे, सीधे उनको पास भी मैसेज पहुंच जाया करेगा। और 8 बजे का ध्यान रखिएगा, पर डे हम बात करेंगे। आज शायद ज्यादा टाइम हो गया, 40-45 मिनट हो चुका है। हाँ, कोई कह रहे हैं एक आउट नंबर भैया, अभी आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। अभी हमारे पास पैसे है, काम चल रहा है अपना। जब बहुत जरूरत पड़ेगी, आंदोलन में जरूरत तो पड़ेगी पैसे की, तो हम आपको बताएंगे। बस 1947 के पहले के कानूनों की एक कॉपी सबको ले आना है। जितने लोग आएंगे कोई खाली हाथ नहीं आएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सबकी 1947 के पहले के कानूनों की प्रिंट आउट निकाल के आपको दे पाऊं। आप लोग खुद एक एक कानून की कॉपी लेके आइएगा और अपने हाथों से जलाइएगा। आज इतनी बात कहनी थी। आप सब लोग जुड़े, सैलेन भाई आ चुके हैं, दीपक शर्मा जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए, 122 लोग जुड़े हैं। मैं सबको नमस्ते करता हूं। आरपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। हाँ, कल से आएंगे, डेली 8 बजे आएंगे, पर डे 8 बजे इसी पेज पे आएंगे। एक बार आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार कर दीजिए कि 8 अगस्त तक हम पर डे इस पे रात को 8 बजे आएंगे। थोड़ी देर के लिए आएंगे, बहुत जरूरी होगा, 15 मिनट के लिए आएंगे या 20 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।